तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। डेमन हॉल का मास्टर हमारे एमसी से कह रहा होता है, क्या तुम अपनी जान दांव पर लगा रहे हो? तुम तो बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरे लग रहे हो। हमारे एमसी कहता है कि ये कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, लेकिन इसमें कम कुछ भी अनफेयर होगा, है ना? जेनेरोसिटी के अनुरूप ही कुछ करना उचित है। आपने मेरी गुस्ताखी को माफ करके ये दिखाया है हॉल मास्टर। तो हॉल मास्टर कहता है कि फेयरनेस, ये सुनकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा। चलो बोलो, तुम किस पे बेट लगा रहे हो? तो हमारा एमसी उसके तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है कि मैं जियांगू वॉरियर पर दाव लगाऊंगा। तो वो बोलता है कि जियांगू। तो हमारा एमसी कहता है कि हालांकि मेरी एक शर्त है, चलो इस मामले को मौखिक बहर से सुलझाते हैं। और ये सब पीछे से एक बंदा देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि शब्दों की तीखी बहस, वो क्या सोच रहा है? महज शब्दों के माध्यम से संघर्ष का प्रतिकरण, इसके लिए मार्शल आर्ट की समझ और मास्टरी की जरूरत होती है। खुद उनके द्वारा इसका सुझाव देना मार्शल आर्ट की उनकी समझ में अपार कॉन्फिडेंट दर्शाता है। हमारे एमसी से हॉल मास्टर कहता है कि क्या तुमको पता है कि जियांगू वॉरियर वुडॉन सेक्ट से है? हमारा एमसी कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो वो बोलता है कि वो हमारे सेक्ट का हिस्सा नहीं है, वो जिस मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करता है वो अलग है। क्या इससे तुमको बहस में भारी नुकसान नहीं होगा? हमारा एमसी कहता है कि ये ठीक है। तो हॉल मास्टर बोलता है, तो क्या तुम ये भी जानते हो कि इस मुकाबले में तुम ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिन्हें तुम्हारा अपोनेंट पहचान न सके? तो वो बोलता है कि हाँ। तो हॉल मास्टर कहता है कि क्या ऐसा है? तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस सच में दिलचस्प से है। सीधे आग में कूदना कितना लापरवाह है। चलो ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। चलो देखते हैं कि तुम्हारे असली इरादे क्या थे जब तुमने अपना प्रस्ताव रखा था। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ सर। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों आमने सामने होते हैं। हमारा एमसी ये देख के अपने मन में कहता है कि मुझे बोर्ड को कैसे सेटअप करना चाहिए। पहला कदम बेहद इंपॉर्टेंट है। हमारे स्किल लेवल में मौजूद वास्तविक अंतर को देखते हुए मुझे उस अनबैलेंस करने के लिए शुरुआत में ही कोई डिसीजन कदम उठाना होगा। वो जियांगू वॉरियर एक प्रोफाउंड मास्टर है, मेरा अपोनेंट ट्रांसेंडेंट लेवल पर है। उस अंतर को पाटने और दमदार शॉट लगाने का एक तरीका है विटल पॉइंट्स। चाहे वो अपने बॉडी के चारों ओर कितनी भी डिफेंस एनर्जी लपेट ले, अगर उनके इंपॉर्टेंट एको पॉइंट्स पर चोट लगती है तो वो एक भी मांसपेशियां हिलाने में एबल नहीं होंगे। हमारा एमसी कहता है कि चलो फिर तुम लोग शुरू करो। हमारा एमसी कहता है कि पहला कदम सीधा मुद्रा बनाए रखना है, सावधानी से आगे बढ़ते हुए अपोनेंट का अवलोकन करना, मानो कीचड़ में से गुजर रहे हो। और हम देखते हैं कि सामने वाला बंदा हमारे एमसी वाले बंदे पे अटैक कर देता है। हमारा एमसी कहता है कि जिस मोमेंट वो रिएक्ट करते हैं मैं तुरंत अपने बाएं पैर से जड़ उखाड़ने वाली लात मारूंगा। और हम देखते हैं कि हॉल मास्टर कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर ऐसा है तो मैं, जैसे ही मुझे किक आते हुई दिखाई देती है मैं तेजी से आगे बढ़ता हूँ, उससे बचते हुए साथ ही साथ तुम्हारा कंधा पकड़ना, तुम्हें फेंक देना। ताइजी 37 फॉर्म एम ब्रिज टाइगर का यूज करते हुए पहाड़ पर लौटो। मैं अपोनेंट को धक्का देकर दूर कर दूंगा। और हम देखते हैं कि वो ऐसा ही करता है। जैसे उसका अपोनेंट दूर हो जाता है और वो कहता है कि फिर मैं एक जोरदार अटैक के लिए अपनी इंटरनल पावर को इकट्ठा करता हूँ, जिससे उन्हें और भी पीछे हटने या बचने के लिए मजबूर होना पड़ा। और वो अपना मुक्का मारता है जिससे वो डॉज करता है और वो मारी जा रहा होता है। और अपने मन में कहता है कि उस समय मैं पहला अटैक करता हूँ बवंडर किक, इसके बाद दूसरा वार ब्रेकर किक, फिर मैं इंतजार करता हूँ। और ये सब हॉल मास्टर देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बस वहीं खड़ा रहूंगा और मैं ऐसा करने दूंगा? मैं पूरी ताकत से झपट्टा मारता हूँ। हमारा एमसीए मुस्कुरा के बोलता है कि अपोनेंट की अटैक गति से मेल खाते हुए मैं हमले को रोकने और उसकी दिशा बदलने के लिए सर्कुलर गार्ड का यूज करता हूँ। और तुम लोग को अगर समझ नहीं आ रहा हो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो हमारे एमसी का अपोनेंट होता है, हमारा एमसी बस बताता है तो वैसे ही वो रिएक्ट करता है, और ऐसे ही हॉल मास्टर भी अपना बताता है तो उसका बंदा भी रिएक्ट करता है। जैसे ही हमारा एमसी बताता है तो हमारे एमसी का वो अपोनेंट उसके हाथ को पकड़ के गिरा देता है। और हमारे एमसी फिर कहता है कि मैं कलाई की नाड़ी को एको पॉइंट पर तुरंत अटैक करता हूँ और अंत में म्यूट गेट एको पॉइंट को सील करके प्रक्रिया को समाप्त करूंगा। और वैसा ही होता है। हमारे एमसी ने वहीं गिरा दिया होता है। हमारा एमसी वहाँ जीत जाता है। ये देख के वो हैरान होता है। हॉल मास्टर कहता है कि आखिर तुम उस तरह की बवंडर जैसी किक का इस्तेमाल क्यों करोगे? ये उस तूफानी लात जैसा बिल्कुल नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि ताइजी की वॉल हाइडिंग किक सेंट्रल प्लान में अलग है, नहीं हमारे कल्ट से अलग है। तो ये बात सुन के वो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो हमारा एमसी कहता है कि स्टैंडर्ड वाइल्डिंग किक के विपरीत, जिसमें यूजर अटैक करने के लिए छलांग लगाता है, वो एक पैर को जमीन पर स्ट्रॉन्ग से टिकाए रखते हुए दूसरे पैर को हिलाते हैं। इस चाल के गोल नुकसान पहुंचाने के बजाय अपोनेंट के करीब आकर उसे गिराना है या फिर उनकी दृष्टि को पूरी तरह से बेकार कर देना। तो ये सब बातें सुन के हॉल मास्टर बोलता है, उसे ये कैसे पता चला कि इस फैक्ट पर दांव लगाना सही होगा? क्या वो हमारे सेट की बजाय टाजी की बवंडर किक का इस्तेमाल करेगा? तो हमारा एमसी कहता है कि टाजी 37 फॉर्म एम ब्रेस्ट टाइगर रिटर्न टू माउंटेन। तो बोलता है कि क्या तुम बास्टर्ड ने ही सबसे पहले नींव रखी थी? कहीं ऐसा ना हो कि जियांगू वॉरियर को समझ ना आए तुमने जानबूझकर पहले ही ताजू टेक्निक का जिक्र किया। तुम्हारा एमसी मुस्कुराता है और वो बोलता है, और फिर उन्होंने तूफानी किक मारकर जीत हासिल कर ली। तुमको ताजी के बारे में किसने सिखाया?
तो हमारा एमसी कहता है कि मैंने बुक से सीखा है। तो बोलता है कि बुक्स, और जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि शानदार, ये तो बेहद शानदार है। तो वाकई एक चौंकाने वाली वार्निंग है। लगता है मैंने तुमको पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट किया था, तुमने मुझे अच्छे से फंसा लिया। दारू निकालते हुए बोलता है कि बहस में किसी पर्सन की मार्शल आर्ट की समझ की गहराई सब कुछ होती है। ये जीत केवल तभी पॉसिबल थी क्योंकि तुम ताजी के उन टेक्निकों को जानते थे जिनका यूज फूडान का जियांगू वॉरियर करता था। तो माया एमसी कहता है कि तुम मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो। तो हॉल मास्टर बोलता है कि जियांगू वॉरियर को रिहा करो और हमें अकेला छोड़ दो। तो सामने वाला कहता है कि ठीक है सर, और वो वहाँ से चला जाता है। हमारा एमसी और हॉल मास्टर ही रहते हैं। हॉल मास्टर शराब पीते हुए कहता है कि तो चलो अब काम की बात करते हैं। मुझे बताओ कि मुझे 4 डिसाइपल को सपोर्ट क्यों करना चाहिए और ये क्यों होना चाहिए कि वो दूसरों से बेहतर है। मुझे कन्विंस करो। तो ये सब बातें सुन के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि रियल बैटल तो अब शुरू ही है। एट हॉल ऑफ फेम में शामिल सबसे ताकतवर फाइटर, उसे मनाने के लिए पारंपरिक तरीके काफी नहीं होंगे। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि तब तो चलो इसे इस तरह करते हैं कि तुम पहले समझाकर शुरुआत क्यों नहीं करते। तुम 4 डिसाइपल के साथ सहयोग करने से क्यों इनकार करते हो और मैं उन सभी का जवाब एक एक करके दूंगा, ये कैसा रहेगा। तो वो बोलता है क्या तुम मेरे सवाल का जवाब एक एक करके दोगे। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि पहला, मैं अपने हाथ में लेना ही समझाने बुझाने का सबसे बुनियादी नियम है। अपने डिफेंसिव रिथम का फॉलो करने के बजाय मुझे उसे अपने कच में लेना होगा। हमारे एमसी से कहता है कि वेल, ये तो इंटरटेनिंग लग रहा है। सबसे पहले 4 डिसाइपल का फैक्शन अदर फैक्शन की तुलना में बेहद कमजोर है। इसके अलावा उनके विजन में कमी है, वो सीधे विनाश की ओर बढ़ रहा है। तो हमारा एमसी कहता है कि लगता है इस मामले में हमारी राय अलग है, क्या तुम विस्तार से बता सकते हो। तो हॉल मास्टर बोलता है कि हमारे कल्ट के अंदर सक्सेसर की फाइट चल रही है। ये एक ऐसी दीवार है जिसे केवल वॉर स्किल से नहीं जीता जा सकता। उसे विश्वासघात और गुप्त झगड़ों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसके अलावा उसके पास मार्गदर्शन करने के लिए कोई रणनीतिकार नहीं है, ना ही कोई ऐसे सबऑर्डिनेट है जो इस तरह के वॉर में जिंदा बचे हों। अगर कुछ गलत हो जाता है या कोई सिचुएशन आ जाती है, इसका मतलब है कि उसके पास कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो सही से डिसीजन लेने में एबल हो। फर्स्ट डिसाइपल ने जियांगो में अपने समय के दौरान वुडान सेक्ट के ग्रैंड एल्डर का सर काट दिया था और कल्ट में हर कोई दूसरे डिसाइपल मायू और उसकी फैक्शन प्लानिंग के बारे में जानता है। मुझे नहीं पता कि तीसरे डिसाइपल ने कल्ट के लीडर को मीठी मीठी बातें करके कैसे बना लिया, लेकिन उस सीक्रेट डेमन पवेलियन के मास्टर का समर्थन प्राप्त है। और इन सब के बीच 4 डिसाइपल के पास क्या है, वो तो बस उस हेवनली डिवाइन स्टार से बुरी तरह से चिपका हुआ है जो किसी भी समय मर सकता है ना। क्या उसे अपनी पावर का यूज करना आता है? क्या वो सही लोगों के सही पदों पर नियुक्त कर सकता है? क्या उन्होंने फ्यूचर के लिए कोई उचित प्लानिंग बनाई है? इन चीजों से रिजल्ट मिलते हैं और 4 डिसाइपल के कोई रिजल्ट नहीं दिया है। तो ये सब बातें सुन के हमारा एमसी अपने मन में सोचता है। उसने इस बारे में सिर्फ 1 या 2 बार ही नहीं सोचा है कि उस कल्ट के सत्ता संघर्ष का क्या रूप सामने आएगा। उन्होंने इसको डीपली एनालाइज किया है। ये सच है कि गोनमा ने किताबें लिखने के लिए खुद को पवेलियन में बंद कर लिया था और उसने चुपचाप अपने सबऑर्डिनेट को कंट्रोल में रखा। किसी अदर फैक्शन या सिचुएशन में आप उस लीडरशिप कह सकते हैं, लेकिन इस तरह के किताब दृष्टिकोण को खासकर इस डेमन कल्ट जैसी जगह पर अपनाना, इससे तो वो कमजोर और बेकार ही दिखता है क्योंकि इस कल्ट में क्रूरता को एक इम्पोर्टेंस माना जाता है। हमारा एमसी कहता है उससे बिल्कुल तुम ऐसा कह सकते हो, क्या कुछ और है। तो वो बोलता है कि क्या। तो हमारा एमसी कहता है कि तुमने जिन कमियों का जिक्र किया है उनके अलावा क्या कोई और भी कमियां हैं। तुमने जो मुद्दे उठाए हैं हॉल मास्टर वो गलत नहीं है, लेकिन इन बातों की मुझे पहले से ही अच्छी तरह जानकारी। तो सोचता है अपने मन में इस बच्चे को क्या हो गया है, मैंने अभी भी उनके लॉर्ड के बारे में कठोर लगभग अपमान बात की है। क्या वो ये कह रहा है कि मेरी आलोचना ठीक वही थी जिसकी उसे उम्मीद थी। और हमारे एमसी से कहता है कि अच्छा मैं इस पर पूरी दिन बात कर सकता हूँ, लेकिन संक्षेप में यही है। तो हमारे एमसी उससे कहता है तो क्या तुम अब कुछ बोल सकते हो। तो क्या अब मैं कुछ बोल सकता हूँ। हॉल मास्टर, तुम जैसे प्रतिष्ठित पर्सन को 4 डिसाइपल लॉर्ड गोनमा को फॉलो क्यों करना चाहिए, इस बारे में कुछ सवाल है। तो बोलता है कि चलो ठीक है फिर बोलो। तो हमारा एमसी कहता है कि सबसे पहले मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि उनका फैक्शन कमजोर है, हालांकि उनका फैक्शन भले ही छोटा हो। 4 डिसाइपल ने जितने अल्टीमेट मास्टर को अपने साथ लाया है उनकी संख्या कम नहीं है। तो वो बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो हमारा एमसी कहता है कि ओ लगता है तुमको अभी तक खबर नहीं मिली है एल्डर, हमने हाल ही में कुछ ट्रू मास्टर को अपनी टीम में शामिल किया है। तो बोलता है कि वो कौन है। तो हमारा एमसी बताता है कि वो आइस मून डिवाइन आर्ट का एग भी है और ब्लड डेमन हैंड का चूहारन है और सबसे लास्ट लेडी मेरियो है। ये बातें सुनकर जो शराब पी रहा होता है उसका शराब गिर जाता है और हैरान होकर कहता है कि क्या